वेलकम बैक टू द क्लास। हम पिछली क्लास में कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। इस क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका फिगर मैंने पहले ही बना लिया। इस तरह का कुछ क्वेश्चन नंबर 6 का आपका फिगर है जो क्वेश्चन नंबर 8 या 9 के आगे बना हुआ है, लेकिन कंफ्यूज ना हो, ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसमें आपको क्या क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, जल्दी से हम पहले वो देख लेते हैं। तो आपको गिवन है यहाँ पर that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR। ये आपको गिवन है कि जो ये साइड है वो इस साइड के पैरेलल है और जो ये वाली है वो इसके पैरेलल है। आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि जो BC साइड है वो QR साइड के पैरेलल है। ये आपको करना है प्रूव। देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल्स, मतलब बहुत सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, पर यहाँ पर वैसे जो मेनली जो हम जिसमें BPT यूज़ कर सकते हैं वो ऐसे 3 ट्रायंगल्स है। एक तो ये वाला है, मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। एक तो ये वाला है ट्रायंगल POQ, ठीक है। एक है ट्रायंगल OQR और एक है ट्रायंगल POR। तो इस तरह से ये 3 ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। इन 3 ट्रायंगल्स में से जो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ये वाले POQ और POR, यहाँ पर आपको दी हुई है इस तरह से लाइंस पैरेलल। तो इन 2 ट्रायंगल्स में आप BPT थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपसे बोला क्या है? आपसे तो ये बोल रहे हैं कि इस BC साइड को इस QR के पैरेलल प्रूव करो। पैरेलल दी हुई है ये वाली और करनी है प्रूव ये वाली। तो कैसे करें? तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जो ये 2 दिए हुए हैं उनके अंदर BPT थ्योरम यूज़ करके अपनी रेशियो जो होता है साइड्स का वो लिख लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। तो अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और इन ट्रायंगल, देखिए हमेशा ट्रायंगल का नाम इस तरह से लिखकर ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इन ट्रायंगल POQ, पहले हम POQ ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ट्रायंगल POQ में आपको दिख रहा है कि जो AB है वो PQ के पैरेलल है। ठीक है, इस तरह से ये ट्रायंगल जा रहा है। तो यहाँ पर जो इतना पार्ट है OB पार्ट है और जो PQ पार्ट है उसका रेशियो और OA से लेकर AP तक का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा बाय BPT। तो हम लिख देंगे OB ओवर BQ इज इक्वल टू OA ओवर AP यूजिंग BPT। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज AB इज पैरेलल टू PQ। क्योंकि AB और PQ पैरेलल हैं इसलिए हम ये बता सकते हैं कि रेशियो इक्वल है यूजिंग BPT। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में आप क्या बताएंगे? कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल POR। अब की बार हमें ये वाला ट्रायंगल लेना। देखिए जो हमें पैरेलल दिया हुआ है हम उसी से तो काम कर सकते हैं ना। जो चीज़ हमारे पास होती है उसी को यूज़ करके तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। जो है ही नहीं उससे क्या करेंगे? तो हमारे पास बस इतना है कि ये वाला ट्रायंगल है, उससे हमने ये रेशियो लिख लिया। अब ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ है, इससे ये वाला रेशियो लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल POR, इसमें क्या है? OC ओवर CR। इस वाले ट्रायंगल में ये चीज़ आ जाएगी और ये चीज़ आ जाएगी, है ना। OC ओवर CR इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में भी देखिए ये साइड कॉमन है, यहाँ पे फिर से OA और AP आ जाएगा। OA ओवर AP, इसमें भी सेम यही चीज़ है। मैं यहाँ पे कॉमर्स लगा रही हूँ लेकिन आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए। अब यही रेशियो आ गया, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब आपको देखिए इन दोनों रेशियोज़ में कुछ कॉमन दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड में। देखिए फर्स्ट वाले में आपको क्या दिख रहा है कि जो OB अपॉन BQ है वो OA अपॉन AP के इक्वल है, और यहाँ पर भी OA अपॉन AP के इक्वल OC अपॉन CR है। देखिए दोनों जगह में OA अपॉन AP है और 2 अलग अलग चीज़ें इसके इक्वल आ रही हैं। इसको देखकर आपको कुछ याद आया? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तीनों क्वेश्चंस में हमने इसी तरीके से कुछ किया है ना, कि 2 अलग अलग इक्वल चीज़ों के बराबर में लेकर हमने फर्स्ट और सेकंड से उसको सॉल्व किया है। तो सेम यहाँ पर भी आ गया। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने खुद इसे पहले ही कर लिया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है। फिर भी मैंने बताया कि कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स को फिर भी नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने बता दिया। देखिए यहाँ पे ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड
जो ओ बी अपॉन बी क्यू है वो इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन सी आर के। अब देखिए ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर आ गया। इस वाले ट्राइंगल की तो हमें बात करनी थी, इसी ट्राइंगल में तो हमें बी सी और क्यू आर को पैरेलल प्रूव करना है। और देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये यहाँ पर आ गया कि जो ओ बी अपॉन बी क्यू है वो ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल है। अगर इस तरह से रेशियो इक्वल होता है तो साइड्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ये आपने कौन सी थ्योरम में पढ़ा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी BC is parallel to QR, hence proved। बस हो गया। देखिए कितना सिंपल है, ये कितना सिंपल है। हर चीज़ बहुत सिंपल होती है। कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि एल्जेब्रा टाइप वाली जो मैथ्स होती है ना, अरिथमेटिक मैथ्स, वो तो हम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल मैथ्स होती है ये समझ में नहीं आती है। क्यों समझ में नहीं आती है? देखो तो कितना इजी है, बहुत इजी होती है। सारी की सारी मैथ बहुत इजी होती है, चाहे वो किसी भी ब्रांच की हो, सब कुछ इजी है। सिर्फ ध्यान रखना है समझने के टाइम में। जब भी कोई चीज़ समझाई जा रही है, बताई जा रही है, उस टाइम अगर आप अच्छे से ध्यान दे रहे हो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है, ठीक है। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनसे रिलेटेड होते हैं उनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फिर भी एंगल्स और लाइंस के बारे में भी मैं आज एक नई वीडियो अपलोड मैंने की है, जिसमें मैंने पूरा, वैसे तो क्लास 9 के लिए अपलोड किया है वो, पर उसमें सारा का सारा बेसिक है। जब से भी आपने ज्योमेट्री स्टार्ट की, जैसे ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, कहाँ से क्या कैसे बनता है, हर चीज़ मैंने उसमें बताई है। वो हर क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार उसको जाकर भी ज़रूर देखना। लाइंस एंड एंगल्स नाम से मैंने वो वीडियो अपलोड की है, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से लाइंस और एंगल्स बनते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, वो किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो पूरी तरह से प्रूव हो चुका है। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट अब नहीं होगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें हमें क्या बोला है, इन्होंने सबसे पहले यही बोल दिया कि यूजिंग थ्योरम 6.1, मतलब जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, जो थेल्स थ्योरम है, उसको यूज़ करते हुए आपको ये बताना है कि ये देखिए आपको एक ट्राइंगल दिया। इन्होंने बोला कि इस ट्राइंगल के एक साइड में एक मिड पॉइंट बनाया हमने M, मैंने M ले लिया, इसमें कोई फिगर नहीं दिया हुआ है, वो फिगर हमें खुद बनाना है। तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, उस ट्राइंगल की एक साइड में हमने क्या ले लिया, M ले लिया। तो अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला हुआ है कि आपको थ्योरम 6.1 यूज़ करनी है, यानी कि बीपीटी यूज़ करनी है, और ये बताना है कि अगर कोई आपको एक ट्राइंगल दिया हो, देखिए बुक में आपको फिगर नहीं दिया इसका, हमें खुद बनाना है फिगर। तो कोई भी अगर एक ट्राइंगल है और उसकी किसी भी एक साइड में एक मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो थर्ड साइड के पैरेलल जा रही है। देखिए एक हमने ट्राइंगल बनाया, इसमें जो ए बी साइड है उसका मैंने मिड पॉइंट बना लिया M। मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो एम बी है और जो ए एम है वो इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, ये हमें इसमें बताया। और बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से अगर एक लाइन जो है वो पैरेलल जाती है, इस वाली थर्ड साइड के पैरेलल जाती है, तो AC को वो जहाँ पर जाकर मीट करेगी, ये भी इक्वल पार्ट्स होंगे, ये बाइसेक्ट करेंगे। ये हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो AN है और NC है वो दोनों इक्वल होंगे। और हमें क्या क्या गिवन है कि जो AM और MB है वो इक्वल है, यानी कि जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, ये गिवन है, और जो MN है वो BC के पैरेलल है, ये भी गिवन है। तो हम जल्दी से फटाफट पहले ये लिख लेते हैं। देखिए हर क्वेश्चन में फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गिवन टू प्रूफ तो बहुत लिखना इंपॉर्टेंट है। तो गिवन है आपको कि M is midpoint of AB, मतलब AM is equal to MB, ठीक है। इतना आपने लिख लिया। उसके बाद आपको ये भी गिवन है कि MN is parallel to BC। इतनी चीज़ हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो AN है वो NC के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में पहले ही इन्होंने बोल दिया है कि यूजिंग थ्योरम 6.1, यानी कि हमें बीपीटी यूज़ करनी है। वैसे अगर वो ना भी बोलते तब भी हमें दिख रहा था कि अगर लाइन पैरेलल दी हुई है तो हमें वही थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो हम लिख लेते हैं यूजिंग बीपीटी।
अब अगर आपको पता है कि बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी भी साइड के पैरेलल में एक लाइन जा रही होती है तो वो लाइन दोनों साइड्स के जो कट कर रही है उन दोनों रेशियोज़ को बराबर रेशियो में, मतलब बराबर रेशियो में बांटती है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि जो ए एम है अपॉन एम बी है वो इक्वल हो जाएगा ए एन अपॉन एन सी के। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। बीपीटी थ्योरम यूज़ करने से हमें ये पता चल जाएगा कि ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी होगा। अब ये आ गया, इससे हम ए एन अपॉन एन सी कैसे इक्वल प्रूव करते हैं? तो देखिए जो इस साइड वाला रेशियो लिखा है ए एम अपॉन एम बी जो लिखा हुआ है, ये देखिए इसमें आप यहाँ से लेकर इधर पहुँचिए सीधा गिवन में आपको क्या दिख रहा है कि जो ए एम और एम बी है वो तो इक्वल हैं। तो ए एम और एम बी अगर इक्वल हैं इसका मतलब आप या तो ए एम की जगह भी एम बी लिख सकते हैं या एम बी की जगह भी ए एम लिख सकते हैं, एक ही बात होगी, दोनों इक्वल हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। ये मैंने कैसे लिख दिया? क्योंकि जो ए एम है वो एम बी के इक्वल है, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, बिकॉज करके ए एम इज इक्वल टू एम बी, दैट इज वाई आई हैव रिटन ए एम एट द प्लेस ऑफ एम बी ऑल्सो। इज इट क्लियर टिल नाउ? ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो ए एम और ए एम है, जब आप फ्रैक्शंस पढ़ते हैं तो इतना तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, हर बच्चे को पता होता है कि जब दो नंबर्स ऊपर नीचे सेम होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं 1 टाइम्स, क्योंकि ए एम के टेबल में ए एम 1 टाइम ही आएगा। तो इसका मतलब ए एम और ए एम कैंसिल होकर क्या बचेगा? यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। तो हमारा जो इक्वेशन है वो किस तरह से जाएगी? 1 इज इक्वल टू ए एन ओवर एन सी। ये चीज़ हो गई। अब आपको क्या करना है, जब इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन है आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए इस साइड और इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एन सी इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये ए एन इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एन सी इज इक्वल टू ए एन, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू एन सी। क्या आपको दिख रहा है कि जो 2 प्रूफ में था हमारा वही आंसर आ गया? देखिए 2 प्रूफ में क्या था? ए एन इज इक्वल टू एन सी। यही प्रूव करना था कि जो एन है, हम इसमें अच्छे से स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रूव करना था कि एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमें ये प्रूव करना था कि जो एन है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो क्या अब ये प्रूव हो गया? जी बिल्कुल प्रूव हो गया, क्योंकि ए एन और एन सी इक्वल आ गए तो प्रूव हो गया कि जो एन है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एन इज द midpoint of AC, hence proved। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से हो गया। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। इसका जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो 4-5 लाइन में लिखा हुआ है। आपको बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं क्या है कैसा है, और देखिए करने के बाद मतलब एक ही स्टेप में आपको पता चल गया कि आंसर क्या होगा। एक स्टेप में क्या, क्वेश्चन देखते ही पता चल गया था कि जब लाइन पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो ये तो होना ही होना है फिर, क्योंकि हम तो जानते हैं कि रेशियो इक्वल होता है, तो जितना रेशियो इसका होगा उतना इसका भी होगा ही, और ये दोनों इक्वल हैं तो वो तो इक्वल होना ही है। देखते ही पता चल गया और हमने इसे सॉल्व करके भी अच्छे से दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या डाउट रह गया। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन 7 का बिल्कुल ऑपोजिट है, ये कन्वर्स है, और सीधा उसमें लिखा भी हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यूज़ करनी थी थ्योरम 6.1 बीपीटी, और 8th में यूज़ करनी है 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है कि अगर दो रेशियोज इक्वल हैं साइड्स के तो लाइंस पैरेलल हैं, ये होता है ना, उल्टा होता है बीपीटी का। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव यूज़ करनी है। और हमसे बोला क्या है, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि इस बार देखिए पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एम जो था वो मिड पॉइंट था, इस क्वेश्चन में दोनों ही मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में आपको जो लाइंस थी वो पैरेलल दी हुई थी, यहाँ पर इन्हीं लाइंस को आपको पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर ए एम और एम बी भी इक्वल दिया है और ए एन और एन सी भी इक्वल दिया है। तो हम अपना गिवन लिख लेते हैं जल्दी से। M and N are midpoints to AB and AC respectively। ठीक है, तो जो M और N है वो मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के रिस्पेक्टिवली। अब हमें प्रूव क्या करना है? तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो
MN है वो BC के पैरेलल है। और MN का BC के पैरेलल होने का क्या मतलब है, सीधा सीधा कि हमें ये प्रूव करना है कि जो AM अपॉन MB है वो AN अपॉन NC के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर रेशियो इक्वल प्रूव हो गया तो साइड्स को आप पैरेलल प्रूव कर सकते हैं यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, और वही हमें यूज़ करना है। तो कन्वर्स ऑफ BPT में यही होता है ना कि रेशियो इक्वल दिया होता है तब उनको पैरेलल प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर। तो कन्वर्स ऑफ BPT तो हमसे यही बोलती है ना कि अगर रेशियोज इक्वल होते हैं तो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो रेशियोज क्या हैं पहले हम वो लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो इक्वल कैसे होंगे। अगर रेशियोज को हमने इक्वल प्रूव कर दिया तो लाइंस अपने आप ही पैरेलल प्रूव हो जाएंगी यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। तो रेशियो जो हमारे हैं वो है AM ओवर MB इस लाइन का, और उस वाली लाइन का रेशियो है AN ओवर NC। अभी मैं इक्वल का साइन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इक्वल है या नहीं। इनको इक्वल प्रूव करना है, कैसे करना है वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इतने ज़्यादा इजी है ना कि आपको देखकर जब हो जाएगा तब लगेगा हे भगवान ये था इसमें, और हम इसको देख देख कर ऐसे ही डर रहे थे। देखिए यहाँ पर क्या है, जो AM और MB हैं वो क्या हैं, AM और MB क्या हैं, ये आपको पता है। जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, तो सीधी सी बात है कि जो AM और MB है वो इक्वल है ना। तो हम लिख सकते हैं कि AM अपॉन MB इसको लिख सकते हो। और यहाँ पर देखिए AN और NC, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में N भी मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये वाला पार्ट इसके भी इक्वल है। और जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, AN तो यहाँ लिख ही दिया और NC की जगह भी AN ही लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। जब एक पॉइंट मिड पॉइंट है तो जो दो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो एक इक्वल चीज़ की जगह दूसरी इक्वल चीज़ का नाम लिख सकते हैं, सिंपल है ये। तो AM की जगह हमने AM ही लिख लिया और MB की जगह भी AM ही लिख दिया, और ऐसे ही AN की जगह AN रखा और जो NC लिखा था उसकी जगह भी AN लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आप रीज़न ज़रूर देना है। देखिए रीज़न के बिना कोई क्वेश्चन नहीं करना है। रीज़न आपको क्या देना है, यहाँ पर जो भी आपको गिवन में है वो यहाँ पर आप रीज़न दे देंगे, बिकॉज ये मिड पॉइंट्स हैं इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं कि AM इज़ इक्वल टू MB और दूसरे वाले का AN इज़ इक्वल टू NC। ये इक्वल हैं क्योंकि वो मिड पॉइंट है इसलिए इक्वल है, इसीलिए हमने ऐसा कर दिया। आपने क्या कर दिया नेक्स्ट स्टेप में अचानक से, ये चीज़ आपको ज़रूर बतानी है। देखिए हमेशा जब भी आप एग्ज़ाम में या कहीं पर भी काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ये सोचकर करिए कि जो चेक करेगा उसको कुछ भी नहीं पता है जब तक आप अच्छे से अपने आंसर शीट में सब कुछ नहीं बताएंगे। आप जितना अच्छे से चीज़ को समझा पाएंगे अपने आंसर शीट में उतने ही अच्छे से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए एक मेन तो ये होता है, वैसे तो कहते हैं कि मार्क्स ही कोई मतलब आपसे कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है मार्क्स की, लेकिन जब बच्चे मेहनत करते हैं तो वो यही चाहते हैं ना कि मार्क्स भी अच्छे आएँ। मेहनत की है तो मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। तो मार्क्स अच्छे लाने के लिए जो मेहनत की है उसे अच्छे से समझाना भी पड़ेगा। तो समझाने के लिए आपको हर रीज़न हर चीज़ अच्छे से देना है, फिगर गिवन टू प्रूव हर चीज़ बतानी है कि जो भी इंसान जानता भी ना हो ना, बिल्कुल उसने कभी मैथ्स भी ना पढ़ी हो, फिर भी क्वेश्चन को देख के समझ जाए कि आपने इसमें किया क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ही हो गया। देखिए अब देखिए सॉरी मैंने यहाँ पर भी यही लिख दिया है, MB लिख दिया, ये AM हो गया। अब देखिए जो AM है और AM है सेम है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, दोनों के दोनों इक्वल है तो ये कैंसिल होकर 1 हो गया, और ये भी दोनों इक्वल है तो ये भी कैंसिल होकर 1 हो गया, यानी कि रेशियो इक्वल हो गया। 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT इफ द रेशियोज आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने रेशियो को देखो इक्वल प्रूफ कर लिया, 1 और 1 दोनों रेशियो 1 आ गए। तो हम ये लिख सकते हैं यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT इफ ratios are equal then MN is parallel to BC, hence proved। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? कितना इजी क्वेश्चन था, एक स्टेप का क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा मतलब ये आपको सब लिख के बताना ही है, पर देखिए एक ही स्टेप में सब कुछ हो गया। यहाँ पर भी देखते ही पता चल गया कि जब लाइन पैरेलल करनी है तो रेशियो इक्वल होना चाहिए, और क्योंकि ये मिड पॉइंट्स है दोनों साइड तो इक्वल तो होना ही होना है फिर।
तो ये इक्वल हो गया इस तरीके से और लाइंस पैरेलल हो गई। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी डाउट हो तो इसे दोबारा से प्ले करके देखिए। देखो रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं कि आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है 10 बार समझ नहीं आ रही तो आप 10 बार रिप्ले करके देख सकते हैं। और आपको ये डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि टीचर क्या सोचेंगे कि हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा। तो इसमें मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा ना, आप 10 बार देख रहे हैं 20 बार देख रहे हैं। मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी इसमें कमी ना रह जाए समझाने में। अब आप 9th क्वेश्चन देख के अचानक से हैरान हो जाएंगे कि इसमें ट्रेपेजियम कहाँ से आ गया। हम तो ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें बीपीटी थ्योरम में हमने ट्राइंगल्स के लिए पढ़ी है, ये ट्रेपेजियम कहाँ से आ गया। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेपेजियम है तो क्या हुआ, ट्रेपेजियम में भी तो देखिए ट्राइंगल दिख रहा है ना, और जहाँ भी ट्राइंगल दिख सकता है वहाँ पर बीपीटी थ्योरम यूज़ हो सकती है। और जो ट्रेपेजियम है इसकी तो एक खासियत भी होती है कि ना इसकी ऑपोजिट साइड्स, एक पेयर जो ऑपोजिट साइड का होता है वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पर जो हमें गिवन है कि DC और AB जो है वो पैरेलल हैं। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं जल्दी से कि गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं। तो जो गिवन है इसमें लिखा हुआ है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, और ABCD एक ट्रेपेजियम है। इसका सीधा मतलब ये है कि AB इज पैरेलल टू CD। ये भी आपको गिवन भी है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD जो है वो पैरेलल है। अब आपको प्रूव क्या करना है वो देख लेते हैं ज़रा। इसमें आपको प्रूव करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब ये टू प्रूफ देखकर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होने लग गया होगा कि ये कैसे करें। इसमें AO आपने अगर फिगर में देखेंगे तो AO यहाँ पर है, BO यहाँ पर है, CO ये है, DO ये है। ये कैसे प्रूव होगा। यहाँ तो BPT भी नहीं लग सकती क्योंकि भले ही आपने ट्रेपेजियम की दो साइड्स पैरेलल तो दे दी, लेकिन ट्रायंगल तो अंदर ही बन रहे हैं, और जहाँ अंदर ट्रायंगल बन रहे हैं वहाँ पर तो कोई पैरेलल साइड भी लाइन भी नहीं है, और जब पैरेलल लाइन ही नहीं है तो BPT कैसे यूज़ करें। तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा ईजी है ना, एक बार आप करके देखेंगे ना, जब इसको सोल्यूशन देखेंगे तब लगेगा अरे ये हम इसको इतना हार्ड समझ रहे थे, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करते हैं। हाँ, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं दी हुई है तो हमें उसके लिए फिर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो जल्दी से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन लिख कर भी दिखाएंगे कि हम क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लिख देते हैं कि ड्रॉ OM पैरेलल टू AB। ठीक है, हम एक O से लेकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहाँ पर AD को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और वो AB के पैरेलल होगी। हमने ये किया कि हमने OM को AB के पैरेलल ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया कि OM को हम AB के पैरेलल बनाएंगे। अब अगर OM को AB के पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिया तो सीधी सी बात है कि OM जो है वो CD के पैरेलल भी हो जाएगा, क्योंकि CD और AB तो पहले से ही आपस में पैरेलल थी, तो ये उसके भी पैरेलल हो जाएगा। वो हमारे प्रूफ में फिर काम आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ अपना। तो प्रूफ में देखिए, जहां पर आपको देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है, आपको ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना। इस ट्राइंगल में देखिए ये जो CD है वो OM के पैरेलल है ना। कैसे पैरेलल है हम देख लेते हैं। तो हम बोल देंगे इन ट्राइंगल ADC CD इज पैरेलल टू OM। वाई, क्यों पैरेलल है? बिकॉज AB is parallel to OM and AB is parallel to CD। क्योंकि जो AB है वो OM के भी पैरेलल है और जो AB है वो CD के भी पैरेलल है, इसीलिए जो OM और CD भी आपस में पैरेलल हो गए। क्योंकि अब इस ट्रायंगल में आपने देख लिया कि जो CD लाइन है वो OM के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं इस ट्रायंगल में देखिए, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो AM अपॉन MD है वो AO अपॉन CO हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ट्रायंगल्स में इस तरह से लाइन पैरेलल होती है तो BPT के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो ये चीज़ हो गई इस ट्रायंगल में। अब हम इसको अलग तरीके से देखते हैं एक बार। अब हम इसे देखते हैं कुछ इस तरह से, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं ABD।
ये वाला देखिए अब की बार दिख रहा है, मैंने थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश की है, एक बार आप इसे भूल जाइए कि ये क्या है। ठीक है, अब तो आपको बहुत साफ क्लियर दिख रहा होगा कि हमें क्या चाहिए। देखिए ये ट्राइंगल है DAB और इसमें जो MO है वो AB के पैरेलल है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर भी हम BPT थ्योरम से रेशियो इक्वल कर सकते हैं। तो इसमें भी लिख देते हैं हम, इन ट्राइंगल DAB DMA अपॉन MA इज इक्वल टू DO अपॉन BO। ये हो गया आपका सेकंड और ये हो गया आपका फर्स्ट। यहाँ पर भी हम लिख देंगे बाय BPT, ये भी BPT के अकॉर्डिंग इक्वल हो गए। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में आपको क्या सिमिलर लग रहा है, बस इसमें एक चीज़ अलग है, वो ये है कि देखिए DM अपॉन MA है यहाँ पर, या AM लिख सकते हैं आप इसको एक जैसा देखने के लिए। ये DM अपॉन AM है और ये AM अपॉन DM है। चलो इसको भी MD लिख देते हैं भाई, एक जैसा दिखना चाहिए ना रेशियो। देखिए आगे पीछे करके लेटर्स लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने MD अपॉन AM इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर भी MD और AM ही है, तो इन दोनों को अगर आपको इक्वल देखना है तो सिमिलर दिखने चाहिए, इसलिए बस, और कोई रीज़न नहीं है, वरना साइड का नाम वैसे भी लिख सकते थे जैसे पहले लिखा था। तो MD अपॉन AM है यहाँ पर, AM अपॉन MD, यानी कि रेसिप्रोकल है। अगर इन दोनों में से किसी एक को रेसिप्रोकल कर दें तो फिर बात बन जाएगी। तो हम इस सेकंड इक्वेशन को ही, इसको सेकंड ना मानते हुए हम इसको पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि AM ऊपर चला जाएगा और MD नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे BO ऊपर चला जाएगा और DO नीचे आ जाएगा। तो हम इसे लिख देंगे AM अपॉन MD इज इक्वल टू BO अपॉन DO। अब देखिए ये बन गई सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AM अपॉन MD के इक्वल में BO अपॉन DO है, और यहाँ पर AM अपॉन MD के इक्वल में AO अपॉन CO है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कर सकते हैं, जब दोनों चीज़ें सिर्फ एक चीज़ के इक्वल हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ये चीज़ इक्वल हो गई। अब लेकिन आप देखेंगे कि ये तो मैम इक्वल नहीं आया, वो नहीं आया जो हमें प्रूव करना था। हमें तो प्रूव करना था कि AO अपॉन BO होना चाहिए, पर यहाँ तो AO अपॉन CO हो गया, और यहाँ पर CO अपॉन DO होना चाहिए था, तो वहाँ BO अपॉन DO हो गया। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ कुछ भी नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आंसर गलत आ गया। प्रूफ बिल्कुल हमने ठीक किया है, ये ऐसे ही होना था। लेकिन जो हमें प्रूव करना था उसमें एक अंतर क्या है कि BO इधर है और CO उधर है, सिर्फ यही तो अंतर है। तो इसको हम अपने आप से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंटरचेंज कर कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो BO जो आ जाएगा CO की जगह पे और CO जो आ जाएगा BO की जगह पर। ठीक है, क्योंकि CO अभी क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो वहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये न्यूमरेटर में तो यहाँ पर आके आ जाएगा डिनोमिनेटर में। प्लेसेस चेंज होंगी, ऑपरेशंस चेंज होंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड में आएगा, और ये CO इधर डिवाइड हो रहा है तो वो वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। आपको पता है ना, जब इज इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वजह से हम इसे लिख सकते हैं AO अपॉन BO। देखिए AO और DO की जगह चेंज नहीं होगी, बस BO और CO की चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टू प्रूफ में हमसे ऐसे ही बोला है, और कोई मतलब और कोई अलग नहीं है इसमें। तो ये आपका आ गया पूरा का पूरा रेशियो वैसा का वैसा जैसा हमें चाहिए, तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो गया कि हमें ये करना था। इसमें आपको अगर कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप एक बार देख लीजिए कि ये आपका ट्रेपेजियम है। हाँ ये भाई ये चीज़ जॉइंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने उसको करने के लिए मिटा दिया तो वो गायब ही कर देंगे, पूरा फिगर का पार्ट है। वो मैंने सिर्फ इसलिए हटाया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, उसे देखकर आपको ये साइड्स पैरेलल ना दिखें, शायद सिर्फ इसलिए हटाया था। तो ये आपको ट्रेपेजियम गिवन था। ट्रेपेजियम की पेयर होता है साइड्स का, वो ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है, तो वो DC और AB हमें पैरेलल दिया हुआ है। हमें प्रूव करना था ये चीज़ कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। कैसे करना पड़ा? हमें एक लाइन पैरेलल बनानी पड़ी O से लेकर M तक, जो AB के पैरेलल बनाई, और क्योंकि वो AB के पैरेलल हुई तो वो CD के भी पैरेलल ऑब्वियसली हो ही गई ऑटोमेटिकली। तो अब क्योंकि लाइन पैरेलल, तो हमने पहले ट्रायंगल ADC लिया। ट्रायंगल ADC में देखा कि जो OM है वो DC के पैरेलल है, तो AM अपॉन MD इज इक्वल टू AO अपॉन OC हो सकता है, तो हमने ये कर दिया। बाय BPT भी लिख दिया। इसके बाद हमने दूसरा वाला ट्रायंगल देखा, जो ये वाली MO पैरेलल लाइन है, अब वे इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, AB के पैरेलल है।
इस वाले ट्राइंगल में अब की बार क्या हो गया, एम डी अपॉन ए एम इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ। हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ए एम ऊपर आ गया, एम डी नीचे, तो यहाँ पर भी फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ भी बी ओ ऊपर आ गया और डी ओ नीचे आ गया। तो अब हमने कर दिया कि ये दोनों जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों रेशियोज अब इक्वल हो गए। अब ये इक्वल हो गए तो इसमें देखा कि आपने देखा कि सी ओ यहाँ पर है और बी ओ यहाँ पर है, जबकि आपके टू प्रूफ में बी ओ इधर होना चाहिए और सी ओ इधर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखकर अब देखिए कितना ज़्यादा इजी है। इसको एक बार अगर आप अपने हाथ से खुद कर लेंगे बिना देखे, फिर तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे करने में। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10th क्वेश्चन में आपको सब कुछ सिमिलर लग रहा होगा, जैसे अभी आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा तब भी देखा होगा कि यहाँ पर तो वो चीज़ गिवन है जो 9th क्वेश्चन में अभी हमने प्रूव की है। जी हाँ, ये 10th क्वेश्चन जो है 9th का एकदम कन्वर्स है, ऑपोजिट है। जो भी 9th क्वेश्चन में हमने प्रूव किया वो यहाँ पर गिवन है, और जो वो 9th क्वेश्चन में गिवन था वो यहाँ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है और क्या गिवन है देख लेते हैं। हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए यहाँ पर एबीसी एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, पर क्योंकि उसे ट्रेपेजियम प्रूव करना है इसलिए हमने पहले से उसे ट्रेपेजियम जैसा ही बनाया। ठीक है, अब उसको फिर क्या हमें गिवन है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये चीज़ हमें वहाँ प्रूव करनी थी ना, 9th क्वेश्चन में हमने इसे प्रूव किया था, यहाँ पर ये गिवन है। और फिर आपको प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी है वो एक ट्रेपेजियम है। याद आया ना, 9th क्वेश्चन में ये ट्रेपेजियम हमें गिवन था कि जो डी सी है वो ए बी और पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। इसका सीधा मतलब यही है कि कोई भी एक ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइन को हमें साइड को हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो हम सी डी और ए बी को पैरेलल प्रूव करेंगे, जिससे हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो है एक ट्रेपेजियम है। उसे ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। देखिए कंस्ट्रक्शन एकदम एज इट इज सेम है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने एक ओ एम लाइन बनाई थी और यहाँ पर भी बनाई है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, क्योंकि वो ट्रेपेजियम था पहले से, तो जो ओ एम थी वो दोनों के पैरेलल थी, डी सी और ए बी दोनों के पैरेलल थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें ये ट्रेपेजियम नहीं दिया है, ये तो हमें प्रूव ही करना है, तो हमने ओ एम को किसी एक ही साइड के पैरेलल बना सकते हैं। तो हमने कर लिया ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू सी डी। हमने ओ एम को डी सी के पैरेलल प्रूव कर लिया, सॉरी कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट कर लिया है ओ एम को डी सी के पैरेलल में, और ये जो ओ एम है वो ए बी के पैरेलल नहीं है। अगर ये ओ एम ए बी के भी पैरेलल हो गई तो फिर हम कह सकते हैं ना कि सी डी और ए बी पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि जो ओ एम है वो सी डी के पैरेलल तो है ही। अगर ये ए बी के भी पैरेलल हो जाए तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, और अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो ए बी सी डी ट्रेपेजियम हो जाएगा, तो काम आसान हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि हमें करना क्या है। हमें करना ये है कि हमें ओ एम को ए बी के पैरेलल बनाना है, और अगर ओ एम को ए बी के पैरेलल बनाना है तो अब लाइन जो होती है साइड के जो लाइन पैरेलल होती है वो कौन से वाले थ्योरम में होती है, वो होती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी में। कैसे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में बताया जाता है कि जो अगर रेशियो इक्वल दिया हुआ है तो लाइन जो है वो साइड के पैरेलल होगी। इसका मतलब हमें ये देखना है कि डी एम अपॉन एम ए डी ओ अपॉन ओ बी के इक्वल है या नहीं। अगर ये साइड्स का रेशियो इक्वल पता चल गया तो पता चल जाएगा कि ओ एम और ए बी पैरेलल हो सकते हैं, और अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये भी पैरेलल और ये दोनों भी पैरेलल। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने ट्रायंगल। हम लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे। देखिए ठीक है, इसमें इन ट्रायंगल ए डी सी ए एम अपॉन एम डी हो जाएगा इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी हो जाएगा, या ए ओ अपॉन सी ओ कह सकते हैं आप। ठीक है, यूजिंग बी पी टी। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक, है ना। मैंने बीपीटी यूज़ की है। अब देखिए एक्सरसाइज 6.2 में इतने टाइम से हम बीपीटी यूज़ कर रहे हैं, अब तो अच्छे से समझ में आ गया कि बीपीटी होता क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से अब तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कन्फ्यूजन है तो और सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करिए, फिर बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी इस तरह से हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए ए ओ अपॉन सी ओ के इक्वल में ये चीज़ है, और देखिए गिवन में अभी हमें कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए फिर से जो ए ओ है उसके नीचे बी ओ है, पर हमारे पास ए ओ और सी ओ है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इन्हें इंटरचेंज किया था, हम फिर से कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं फ्रॉम गिवन, हम ये कर सकते हैं कि ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ।
गिवन में CO इधर है और BO इधर है, पर हमने इन्हें इंटरचेंज कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके और डायरेक्ट लिख दिया कि AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना यहाँ तक। मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा फ्रॉम गिवन हम ये लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख लिया। अब ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में AO अपॉन CO यहाँ भी है, AO अपॉन CO यहाँ भी है। AO अपॉन CO के इक्वल इधर AM अपॉन MD है और यहाँ पर BO अपॉन DO है। इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल हो गई। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि AM अपॉन MD इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ठीक है, AM अपॉन MD जो है वो BO अपॉन DO के इक्वल है। इन चीज़ों को चलो एक बार हम इस फिगर में देख लेते हैं कहाँ पर है। तो BO है आपका ये और DO है आपका ये, AM है ये और MD है ये। आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल कौन सा वाला आ गया, ये ट्राइंगल आ गया यहाँ, तो DAB। अब इस ट्राइंगल DAB में आपने ये प्रूव कर लिया कि इस साइड का इतना पोर्शन और इतना पोर्शन का रेशियो इस पोर्शन और इस पोर्शन के रेशियो के इक्वल है। अगर इस तरह से इक्वल है तो आप कह सकते हैं ना कि फिर ये जो OM है वो इसके AB के पैरेलल है। अगर आपको ये लग रहा है कि उल्टा हो रहा है ट्राइंगल, तो आप क्या कर सकते हैं, इनका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। आप इनको ऐसे लिख सकते हैं MD अपॉन AM इज इक्वल टू DO अपॉन BO। इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना रेसिप्रोकल करके। अब देखिए अब सीधा सीधा लग रहा होगा, ये ट्राइंगल सीधा है तो यहाँ पे DM अपॉन MA हो गया और DO अपॉन BO हो गया। क्लियर है, ये चीज़ अगर इक्वल प्रूव हो गई, इफ रेशियोज आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, देन वी कैन से OM इज पैरेलल टू AB। तो हम ये लिख सकते हैं यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। BPT का कन्वर्स यूज करके हम कह सकते हैं कि OM इज पैरेलल टू AB एज MD अपॉन AM इज इक्वल टू DO अपॉन BO। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए OM जो है वो AB के पैरेलल हो गया और जो OM है वो DC के भी पैरेलल है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। हम कह सकते हैं कि फ्रॉम थर्ड एंड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन दिस DC इज पैरेलल टू AB। हो गया, DC AB के पैरेलल कैसे होगी। देखिए जब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, जब प्रूव करने होते हैं तो चीज़ों को इधर उधर से घुमा घुमा के यहाँ वहाँ से लाकर इकट्ठा करना होता है। इस सब चीज़ों में बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई भी चीज़ जो है हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ अच्छे से पता हो। ठीक है, आप ट्रेपेजियम है, आप जानते हैं ट्रेपेजियम की एक जो ऑपोजिट साइड्स का पेयर होता है वो पैरेलल होता है, तो ये चीज़ हो गई। ऐसे ही स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रेक्टेंगल्स की, मतलब किसी क्वेश्चन में जो भी चीज़ आ रही है उसकी हर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और आप अच्छे से जानते हैं कि हर चीज़ आपने पिछली क्लास में पढ़ी होती है, तभी वो नेक्स्ट क्लास में अपग्रेडेड लेवल के साथ में आती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप हर क्लास में हर चीज़ को ध्यान से समझें और वो हमेशा याद भी रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका DC जो है वो AB के पैरेलल हो गया। आप देखिए जो DC साइड है और AB साइड है वो इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स हैं, और अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो ये ट्रेपेजियम हो गया। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट sides is parallel then ABCD is a trapezium। ठीक है, क्लियर है। अगर एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल हो गया तो ABCD ट्रेपेजियम बन गया और हेंस प्रूव्ड। लास्ट में आपको लिखना है। देखिए हैंस प्रूव्ड लिखने का इसलिए है, मतलब ऐसा कुछ इसमें मैंडेटरी नहीं होता, बट इसलिए है कि जब आप क्वेश्चन पेपर में करके आते हैं कहीं भी आपने हैंस प्रूव्ड लिख दिया, मतलब टीचर को दिख गया कि आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो चुका है, यहीं तक आप उनको चेक करना है और कहीं नहीं जाना है। कभी कभी होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो इधर उधर जाकर आधा क्वेश्चन इस पेज में किया, आधा क्वेश्चन चौथे पेज में कर दिया। अब टीचर को ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, या तो आप उस पेज पर लिख दीजिए कि हमने इसका आधा पार्ट वहाँ किया है
और फिर वहाँ पर जहाँ ख़त्म हो रहा है अगर प्रूव है तो हैंस प्रूव्ड, अदरवाइज तो आप अंडरलाइन करके बता सकते हैं। वैसे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम लाइनिंग अंडरलाइनिंग करते रहें, तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि जल्दी से हैंस प्रूव लिख के ख़त्म करो, टीचर को भी पता चल जाएगा यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली। पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करा दिए थे, अब 6 to 10 भी हो चुके हैं। आई होप आपको सारे के सारी एक्सरसाइज, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने इसीलिए हर एक क्वेश्चन को अपने आप करके दिखाया। देखिए 9th क्वेश्चन के बेसिस पे आप 10th क्वेश्चन भी अपने आप भी कर सकते थे, बट स्टिल मैंने फिर भी अपने आप से कर दिया कि कुछ बच्चों को फिर भी अगर कहीं डाउट आए कि इसको उल्टा करके कैसे प्रूव करना है, तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया। देखिए 9th क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन थी और ये प्रूव करना था, यहाँ पर ये गिवन है और ये प्रूव करना है। पूरा क्वेश्चन एकदम कन्वर्स है एक दूसरे का। दोनों चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं, अच्छे से बता दिया है। आई होप आप अच्छे से समझ गए। आप प्लीज़ जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अपने ब्रेन को शार्प करिए, ठीक है। ब्रेन शार्प है तो लाइफ सक्सेसफुल है। और ये देखिए जो क्लासेस हैं, देखिए जो भी हमें चीज़ अगर अच्छी मिलती है, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने आप ही इन चीज़ों को पढ़ेंगे, अपने आप ही उससे आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिल गया है तो ये देखिए कि आपके आसपास और आपके रिलेटिव्स में या आपके नोन में ऐसे भी कोई फ्रेंड्स या आपके साथ के होंगे जिनको इस तरह की टीचिंग की ज़रूरत होगी, जिनको अच्छे से अगर समझ नहीं आ पाता है तो ऐसे टीचर की ज़रूरत है। कोशिश करनी है कि हमारी वजह से जितनों का भला हो जाए उतनों का अच्छा है। तो आप अगर आपको अच्छा लगता है समझने में तो दूसरों को भी बताइए कि इस तरह के टीचर हैं जो अच्छे से हमें समझा रहे हैं, हमें अच्छा समझ में आ रहा है, जिससे कि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। हम अगर सबको एक साथ अपने साथ लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और दुनिया तरक्की करेगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट।